Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. With the hope that you all are doing well in your studies, let us start today's lecture that is about the future indefinite tense. We have discussed the present simple tenses, past simple tenses. Now we will be discussing the future simple tenses or the future indefinite tense. सबसे पहले अब हमने इसका एक जनरल फॉर्मूला देखना है। जनरल फॉर्मूला हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की वीडियो में भी देखते हुए आए और पास्ट इंडेफिनिट की भी। इसमें भी वही सारी बातें होंगी, जस्ट इसकी आइडेंटिटी बदल जाएगी, इसका हेल्पिंग वर्ब बदल जाएगा, बट जो जनरल फॉर्मूला है वो सेम ही रहेगा। सबसे फर्स्ट पॉइंट हमें इसकी आइडेंटिटी देखनी है, जो कि है गा गी गे। यानी कि जिस भी सेंटेंस के लास्ट में गा गी गे जैसा वर्ड आएगा, यानी कोई ऐसा वर्ड आएगा जो कि फ्यूचर को शो करेगा, तो उस सेंटेंस को हम फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस की कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। फ्यूचर टेंसेस एक्चुअल में हमारे बिलीव्स के बारे में बताते हैं और जो कुछ भी हम फ्यूचर में करने वाले हैं, इन सेंटेंसेस के जरिए हम उन चीज़ों को एक्सप्रेस करते हैं, उन बातों को एक्सप्रेस करते हैं। सेकंड पॉइंट है हमारे पास हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में जिस तरह पास्ट इंडेफिनिट के अंदर सिर्फ और सिर्फ डिड था, यहाँ पर भी सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब है जो कि है विल। और ये जो हेल्पिंग वर्ब है, पहले तो हम प्रेजेंट पास्ट में देख रहे थे कि जो अफर्मेटिव या जो फर्स्ट पॉजिटिव सेंटेंसेस थे उनमें हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं हो रहा था, लेकिन यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब विल जो है वो फर्स्ट टेंस में भी यूज होगा, फिर नेगेटिव में भी यूज होगा और इंटेरोगेटिव टेंस में भी यूज होगा। उसके बाद थर्ड पॉइंट है हमारे पास मेन वर्ब। मेन वर्ब की यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। उसके बाद फोर्थ नंबर पे है वही सिंगुलर प्लूरल। सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ ही हमने विल यूज करना है, यानी आई के साथ यूज करेंगे तब भी विल ही यूज करेंगे, वी के साथ यूज करेंगे तब भी विल ही हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा। उसके बाद इसका स्ट्रक्चर है कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर किस तरह से बनता है। सबसे पहले सब्जेक्ट है प्लस हेल्पिंग वर्ब यानी कि विल, जो भी सब्जेक्ट होगा उसके साथ विल लगेगा, प्लस मेन वर्ब है वो उसकी फर्स्ट फॉर्म यूज होगी और लास्ट में हमारे पास है ऑब्जेक्ट। इस तरह से इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब मजीद एग्जाम्पल से फ्यूचर इंडेफिनिट टेंसेस को समझते हैं। इसमें हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल है वो अपना काम जल्दी मुकम्मल कर लेगा। He will complete his work soon। अब यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है, सब्जेक्ट की जगह ही लगाया है जो कि हमारा सब्जेक्ट है। उसके बाद हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब यूज किया है, फिर मेन वर्ब यूज किया है और फिर जो भी जुमले के नीडेड वर्ड्स थे उनको कंप्लीट किया है। तो इस तरह से ये फ्यूचर इंडेफिनिट का अफर्मेटिव टेंस बन गया। उसके बाद जब हम नेगेटिव को डिस्कस करेंगे तो इसमें सिंपली विल के बाद नॉट लगा देंगे, तो ये नेगेटिव टेंस बन जाएगा। ही विल नॉट कंप्लीट हिज वर्क सून। ठीक है। उसके बाद जब हम इंटेरोगेटिव की तरफ जाएंगे तो ये बात हमें पता है कि सबसे पहले हमने क्या लाना है, हेल्पिंग वर्ब को लाना है। जैसे कि प्रेजेंट में हमने डिस्कस किया था डू डज को और पास्ट में डिस्कस किया था डिड को। अब यहाँ पर हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब है वो है विल, तो यहाँ पर हम विल लिखेंगे और उसके बाद पूरा टेंस ऐसा का ऐसे लिख देंगे, विल ही कंप्लीट हिज वर्क सून। क्या वो अपना काम जल्दी मुकम्मल कर लेगा। उसके बाद सेकेंड एग्जाम्पल है वो मीटिंग के लिए लाहौर जाएंगे। दे विल गो टू लाहौर फॉर मीटिंग। उसके बाद नेगेटिव इसका टेंस होगा, दे विल नॉट गो टू लाहौर फॉर मीटिंग। हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने सिंपली नॉट लगाना है नेगेटिव टेंस बनाने के लिए। उसके बाद विल दे गो टू लाहौर फॉर मीटिंग। अब ये हो गया इंटेरोगेटिव टेंस, यानी कि हमने सवाल कर लिया। जब भी टेंस में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा इसका मतलब ये है कि वो इंटेरोगेटिव टेंस है, कि वो सवाल कर रहा है। अब इसकी एक फोर्थ कैटेगरी भी होती है जिसमें हम सवाल और इनकार दोनों को डिस्कस कर सकते हैं। क्या वो मीटिंग के लिए लाहौर नहीं जाएंगे, विल दे नॉट गो टू लाहौर फॉर मीटिंग। वहां पर हमने सवाल के साथ इनकार भी करना होता है, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव टेंस कहलाता है और ये उसकी फोर्थ कैटेगरी होती है। थर्ड एग्जाम्पल है मैं तुम्हारी मदद करूंगी, आई विल हेल्प यू।
इसका नेगेटिव बन जाएगा आई विल नॉट हेल्प यू। इसका इंटेरोगेटिव टेंस होगा विल आई हेल्प यू, क्या मैं तुम्हारी मदद करूंगी। बेसिकली फ्यूचर जो है वो हमारे फ्यूचर बिलीव्स को दिखाता है या उस रूटीन को दिखाता है जो हमारे माइंड में इस वक्त मौजूद है, जो ड्रीम्स की फॉर्म में है, डिजायर्स की फॉर्म में है कि आने वाले वक्त में हम ये सब कुछ करेंगे। तो उसको डिस्कस करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए जो भी टेंसेस हम यूज करते हैं वो फ्यूचर टेंसेस कहलाते हैं। उसकी अलग अलग कैटेगरीज फिर हम आगे और डिस्कस करेंगे फ्यूचर टेंसेस की। और एक बात यहाँ पर ये भी नोटिस करनी है कि पूरे लेक्चर में मैंने एक वर्ड शल को डिस्कस नहीं किया। शल इसलिए डिस्कस नहीं किया क्योंकि अब हम पूरी फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस में सिर्फ और सिर्फ विल का यूज करते हैं, शल का यूज नहीं करते। जिस तरह से आपने कभी साइंस में एक वर्ड सुना होगा एक्सटिंक्ट, यानी वो स्पीशीज जो अब दुनिया में मौजूद नहीं है, वो खत्म होती जा रही हैं। जैसे कि डायनासोर्स हैं, ड्रैगन्स हैं, वो हजारों सालों पहले हमारी दुनिया में मौजूद थे, लेकिन अब वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, यानी कि वो नेस्तो नाबूद हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, अब उनका कोई निशान भी बाकी नहीं है। इसी तरह से जो शल वर्ड है वो लेटेस्ट इंग्लिश लैंग्वेज से खत्म हो चुका है, अब हम इसका यूज नहीं करते। तो इस हिसाब से फ्यूचर इंडेफिनिट टेंसेस और भी सिंप्लीफाई हो गए हैं क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब है। तो आज का ये पूरा लेक्चर था जिसमें हम लोगों ने फॉर्मूला देखा, स्ट्रक्चर देखा, कुछ एग्जाम्पल्स को डिस्कस किया। और मैं आप लोगों को बार बार यही कहूँगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टेंसेस को डिस्कस करें, पहले उर्दू में सेंटेंसेस को बनाएं और फिर उसको स्ट्रक्चर के मुताबिक इंग्लिश में कन्वर्ट करें ताकि आप बेहतर से बेहतर तरीके से इंग्लिश के सारे टेंसेस को सीख सकें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।